हेलो दोस्तों, माई स्टोरी हिट्स में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि तानिया की मां के ख़त्म होने के बाद तानिया के अब्बा दूसरी शादी कर लेते हैं और उनके आने वाले मायके के लोग उसको बहुत परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उसके अब्बा उसको दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं और वहाँ छोड़कर आ जाते हैं। अब आगे की सुनिए। पता नहीं वह कितनी देर ऊँघती रही। आँख खुली तो नौकरानी उसके सर पर खड़ी थी। अनाया मैडम बुला रही हैं, खाना तैयार है, खा लीजिए। तानिया चुपचाप उसके पीछे पीछे वॉशरूम और फिर खाने की टेबल तक जा पहुंची। रोटी, सालन, चावल और कबाब। मेरे खाने की टेबल पे एक वक्त में एक ही डिश बनती है। तुम्हारा पहला खाना था आज, इसलिए आज कुछ ज़्यादा पका लिया। तानिया ने बड़े ध्यान से उन्हें सुना। उनके लहजे में कुछ अंदाज़ा नहीं होता था कि वह किस टोन में बोल रही हैं। नौकरानी रायता और सलाद भी रख आई। इसी दौरान उसे महसूस हुआ जैसे अनाया खातून उसे बड़े ध्यान से देख रही हैं। अपनी प्लेट में चावल डालते हुए उनका हाथ कँपाया और कुछ चावल टेबल के नीचे गिर गया। तानिया ने फ़ौरन निगाह उठाकर देखा। वह वाकई अपनी नज़रें उस पर गाड़े बैठी थीं। हाइट अपने बाप की ली है तुमने और रंग रूप अपनी माँ का। अच्छी भली औरत थी वह। एक आध बार मिली थी मैं उससे, और उसके बाद एक लंबी आह। खाना खाने के बाद वह किसी से फ़ोन पर बिज़ी हो गई। वह भी वहीं सोफ़े पर टिक गई। यह पहला मौका था कि तानिया ने अनाया खातून पर तवज्जो की थी। वह खूबसूरत थी, बल्कि वह बहुत खूबसूरत थी। लंबा सा कद, बेहद सुडौल जिस्म, हाथ पाँव नाजुक, नाक नक्शा मुनासिब, भूरे बाल रंग में रंगे हुए, सब ठीक था। बस वह चिड़चिड़ेपन का असर था जो उनके पर्सनालिटी पर हावी था। कम उम्र लग सकती थी, मगर सूट की हमरंग शॉल इस तरह ओढ़ रखी थी कि अपनी असली उम्र से 4-5 साल बड़ी ही दिखती थी। वह उन्हें देखने में इस तरह खोई कि फिर इधर उधर की सुध-बुध न रही। ख्याल ही न रहा कि वह कब टांगें समेट कर सोफ़े पर रखी, कब बाजू दाहिने गाल तले रखा और कब गहरी नींद में खो गई। पिछली रात की जागी वह, सफ़र की थकन। अरे यह लड़की तो बहुत ही लापरवाह और काहिल लगती है। देखो ज़रा, बैठे बैठे ही खर्राटे लेने लगी। किसी ने उसे चादर उड़ाई। अनाया खातून के चुभते हुए लहजे में ख्याल को ज़ाहिर करते हुए भी उसने कहीं दूर से सुना, पर आंखें थी कि खुलने पर राज़ी ही न थीं। वहीं पड़े पड़े गहरी नींद सोती रही, यहाँ तक कि सारा बंगला रात के अंधेरे में डूबकर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा। डिनर के बाद नौकरानी उसे कमरे में ले आई थी जो उसके लिए ख़ास किया गया था। सुनो, एक कप चाय मिल सकती है? उसने थोड़ा झिझक कर कहा था। चाय भी मिल सकती है और कॉफ़ी भी। आप क्या लेना पसंद करेंगी? बस चाय, मैं अभी ले आती हूँ। और फिर वह चाय लाई तो साथ में इंस्ट्रक्शन का पुलंदा भी था। 9 बजे के बाद बंगले की बत्तियाँ बुझा दी जाती हैं। यह अनाया खातून के सोने का वक्त होता है, इसलिए वह किसी किस्म का शोर और हंगामा पसंद नहीं करती। रात के वक्त आप टीवी नहीं देख सकेंगी क्योंकि आपका कमरा अनाया खातून के बगल में है। वह आवाज़ों से डिस्टर्ब हो जाती हैं। अनाया का मैडम के कमरे में उनकी इजाज़त के बगैर जाना मना है, बल्कि यूँ समझे वह अपने कमरे में दूसरों के आने जाने से बिल्कुल पसंद नहीं करती। रटे रटाए जुमले एक एक करके उसकी तरफ उछालने के बाद नौकरानी चली गई। वह लग्जरी रूम में अकेली थी, बिल्कुल अकेली और उदास भी। आंखें बिल्कुल सूखी थीं, दिल दिमाग बिल्कुल खाली, वीरान। उसने मुश्किल से ख़ुद को कुछ सोचने पर राज़ी किया। अब्बा घर पहुंच गए होंगे, बल्कि शायद आपा को भी ले आए होंगे। बहुत धीरे से खिड़की खोलकर वह चौखट पर जम गई। रात के इस पहर चलने वाली ठंडी हवा, दुपट्टा अच्छी तरह अपने ऊपर लपेटते हुए उसने फिर जान कर सोचा, अब्बा को मेरे बगैर घर कैसा लग रहा होगा। वह आज भी रात भर जागते खुद से बातें करते रहेंगे। अब्बा की उदासी को महसूस करके उसकी पलकें भीगने लगी थीं। खिड़की बंद करके वह बिस्तर पर आ लेटी। अजनबी छत, दीवारें, वह चित लेटी पलकें झपकताती रही। शाम में लंबी नींद ले ली थी, अब रात भर नींद नहीं आनी थी, उसे अच्छी तरह मालूम था। सुबह के वक्त उठकर नाश्ता कर लिया करो। मिडिल क्लास लोगों की तरह सारा दिन घर में चूल्हा जलता रहे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। रात भर जागने के बाद आखिरी पहर आँख लगी थी, सो सुबह जल्दी कैसे खुलती। देर से जागी थी, सो देर से नाश्ते में भी देर हो गई। अभी तो पहला निवाला ही मुंह में डाला था कि अनाया खातून की सपाट सी आवाज़ कानों में पड़ी, जैसे प्लेन सड़क पर छोटे छोटे पत्थर दूर तक लुढ़कते चले जा रहे हैं। निवाला उसके हल्क में फंसने लगा था। झट से पानी का गिलास मुंह को लगाया।
कनखियों से उन्हें देखा। वह गौर से सफाई सुथराई देख रही थी। दीवारें, दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सियाँ, टेबल, आर्टिफिशियल सजावट के पौधे, तस्वीरें एक एक को छू रही थी। यूं ही देखते देखते वह बाहर निकल गई। पानी का गिलास मुंह से हटाया तो नाश्ते की प्लेट परे खिसका दी। नौकरानी ने उसे हैरत से देखा। वह जवाब में मुस्कुरा भी न सकी। अब्बा ने कहा था फ़ोन करूँगा, पता नहीं कब करेंगे फ़ोन, कहीं भूल ही न गए हों। वह हाथ पाँव धरे पर बैठी थी जब अनाया खातून अंदर आ गई और उसे यूँ बैठे देखकर चिढ़ सी गई। देखो लड़की, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? अपने माथे पर उंगली बजाते हुए उन्होंने अपनी मेमोरी को खंगाला। तानिया, वह धीरे से बोली। हाँ तानिया, देखो बच्ची, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगी। मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आई हूँ। बहुत काम करना है मुझे, पुराने दोस्तों से मिलना है, आर्ट का कुछ काम है, कुछ कलीग्स के साथ डिस्कशंस, कुछ बुटीक वर्क स्टार्ट करने का इरादा है, फिर घर का बखेड़ा। तुम अपने लिए खुद एक्टिविटीज़ तलाश करो, घर के अंदर घर के बाहर। कुकिंग में दिलचस्पी है तो उसे क्लासेस ले लो। फ्लावर मेकिंग, सेल्फ ग्रूमिंग सब तुम पर है। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि गाड़ी और ड्राइवर तुम्हारे हवाले कर दूँ। विज़िट करो, पसंद करो, जहाँ एडमिशन लेना हो बता दो, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। मैं कब तक यहाँ रहूँगी? इतनी लंबी बात के बाद जवाब उसका यह सवाल था। अनाया खातून के चेहरे पर गुस्सा देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा मतलब है तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वक्त करीब था कि वह रो देते। तुम लंबी सांस लेकर सीधी हो बैठी और गौर से उसे देखने लगी। बहुत कम उम्र हो तुम। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे तुम्हें दुनियादारी का तरीका सिखा दूँ। दरिया के पानी में उतरे तो ही इसकी गहराई का अंदाज़ा हो पाता है। तुम दुनिया में निकलोगी, दुनियादारी भी सीख जाओगी। ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ाए गए सबक वक्त आने पर सब बेकार साबित होते हैं। बाहर का मौसम करीब था। लालियों का नया जोड़ा उतरा था। बंगले के आखिरी दीवार के साथ सर्वेंट क्वार्टर के रोशनदान की जालियों में घुसते निकलते परिंदे को देखकर उसे बार बार अपना घर याद आ रहा था। बरामदे के जालीदार रोशनदानों में चिड़ियों ने कई घोंसले बना रखे थे। उस मौसम में कैसी हलचल और शोर मच जाया करती थी। वह लालियों के घोंसला बनाते देखती और उन तिनकों को याद करती जो बरामदे में जगह जगह बिखरा करते थे। अजीब काहिल और सुस्त लड़की है यह, मुंह उठाए परिंदों को देखती रहती है और जहाँ दिल चाहे पढ़कर सो जाती है। अनाया खातून बड़ी नागवारी से नौकरानी के सामने बोल रही थी। सिर्फ इत्तेफाक कि उसी वक्त वह भी अंदर दाखिल हुए और उसके बोल सुन लिए। ऐसे वक्त में उसकी सांसें सीने के अंदर ही उलझने लगती थीं। वह बता ही नहीं पाती कि उसकी लग्जरी रूम में उसे रात भर नींद नहीं आती। आंखें थक जाती हैं, करवटें बदल बदल कर जिस्म चूर चूर हो जाता है और सोचे दिमाग को बेसुकून किए रखती हैं। ऐसे में दिन के किसी पल में कुछ लम्हों की झपकी जो उसे अच्छी लगती थी, अनाया खातून को उससे भी परेशानी थी। अब्बा ने मुझे यहाँ छोड़कर जैसे अपने सर से बला टाली है। अभी अभी अब्बा का फ़ोन आया था। वह जो भागी भागी नंगे पाँव बेचैन सी फ़ोन तक आई थी तो अब्बा का नपातुला लहजा और लिया दिया सा अंदाज़ सुनकर वह बुझ सी गई। अब्बा, मैं कब वापस आऊँगी? उसने बड़ी हिम्मत से पूछा था। जवाब में कुछ लम्हों की खामोशी के बाद लाइन कट गई थी। उसने भी उसी खामोशी से रिसीवर रख दिया और चप्पल पैरों में डालकर बाहर निकल आई। बीबी, ज़्यादा दूर मत जाइएगा। चौकीदार के साफ कहने के बावजूद वह सीधी सड़क पर चलती रही थी। सुनसान सड़क पर उसके सिवा एक ही नई उम्र का लड़का था जो लगातार किसी बंगले की बेल बजा रहा था। उसने बेध्यानी में उस बंगले से किसी को निकलते देखा और फिर खा जाने वाले अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते देखा। एनी प्रॉब्लम विद यू? लाल आंखें, बिखरे बाल, गंदा सा लिबास, शर्ट के ऊपरी बटन खुले। वह जो कोई भी था गहरी नींद से जागा था, लेकिन वह उसे क्यों कह रहा था तानिया समझ नहीं पाई। जी, बदतमीज़ी की कोई हद होती है। मैं पूछ सकता हूँ यह हरकत का क्या मकसद है? किस हरकत का? उसने की जान पर बाने। घंटे भर से बेल दे रही थी आप। क्यों? अगर कोई घर से नहीं निकल रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? ओह, यह बात समझी। देखें मैं, उसने फ़ौरन सफाई देनी चाहिए, लेकिन सामने खड़ा शख्स उसकी बात सुनने के लिए राज़ी ही न हुआ। इतनी सख्ती, गुस्से से गर्जा की बर्दाश्त की हद टूट गई। दोनों हाथ चेहरे पर रख कर वह फूट फूट कर रो दी तो सामने वाले को एकदम से चुप लग गई। अब इस तरह रोने का क्या मतलब है? थोड़ी देर बाद दोबारा गर्जा था। अब कौन मतलब समझाता उसे? वह साइड से होकर निकल भागी थी। अरे रुको, सुनो, एक्सक्यूज़ मी। वह उसके पीछे लपका था पर वह न थमी और उसके आंसू, यहाँ तक कि वह बहते आंसुओं को अपने पल्लू में समेटती
वह अपने कमरे में आ बंद हुई। इतना गम, इतना गुस्सा, इतने आंसू, पीछे कौन सी बात थी, कौन सा जिसका दिया हुआ ज़ख्म गहरा था। वह अजनबी शख्स था, उसका अपना बाप। यह सोचने की फुर्सत किसे थी। वह अगले 3 दिन से तेज़ बुखार में फूंकती रही। अनाया खातून बिज़ी, उनसे सामना न होता तो उन्हें याद भी न रहता कि इस घर में उनके अलावा और भी कोई बसता है। नौकरानी ने बताया, तानिया बीबी को बुखार है। तो मेडिसिन दे दो उसको, ज़रूरत हुई तो डॉक्टर के पास ले जाना। नौकरानी ने यही किया, दवा दे दी। उसने खा ली। डॉक्टर पास ले जाना चाहा तो राज़ी न हुई। उसे ज़रूरत नहीं थी, जानती थी डॉक्टर के पास हर बीमारी का इलाज नहीं होता। चौथे रोज़ अपने पाँव पर खड़ी होने के काबिल हुई तो अनाया खातून से आमना सामना भी हो गया। उसे देखकर वह एक पल के लिए चौंक सी गई थी। अरे, तुमने यह क्या हाल बना रखा है? मैं वापस जाना चाहती हूँ। कुछ दूर चलने में ही सांस फूलने लगी थी। सोफे पर बैठकर उसने रिक्वेस्ट से कहा। हमेशा की तरह उम्मीद के उलट बात कहकर उसने उसे चिढ़ा दिया था। मैं लेकर आई थी तुम्हें, जिसके साथ आई थी उससे कहो आकर तुम्हें ले जाए। बहुत बड़े बंगले में रहने वाली अनाया खातून बात को बहुत छोटी करती थी। तानिया सोफा पर बैठी हवा से ऑक्सीजन लेती रही और अनाया खातून उस लड़की को अपनी नापसंदीदा लोगों के लिस्ट में शामिल करती बाहर निकल गई थी। उसने सोचा और फिर उसी वक्त फ़ोन का नंबर मिलाकर कह भी दिया, मुझे आकर ले जाएं अब्बा, मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर। उसे 80% यकीन था कि अब्बा उसे टाल देंगे, कोई ना कोई बहाना गढ़ देंगे, लेकिन जो अब्बा ने कहा उसे सुनने के लिए 1% भी उम्मीद नहीं थी उसे। दिल नहीं लगता मेरे बगैर या ख़ावर के बगैर? वह थर्रा कर रह गई थी। अब्बा लफ्ज़ उसके होठों से निकल भी न पाए थे कि अब्बा ने दोबारा चाबुक लहराया था। तुम यहाँ आना चाहती हो, उन बेगैरत लोगों के हाथ का खिलौना बनना चाहती हो, ताकि तन्हाई में बैठकर। बाप की गैरत का तकाजा था कि वह उससे आगे कुछ न कहते, लेकिन उसकी गैरत ने बहुत कुछ आगे समझ लिया था। रिसीवर हाथों से न छूटा था। उसे पता चला कि बाप का भरोसा, मोहब्बत, सब कुछ छूट गया है। सांसें बेतरह उलझ गई थी। इससे पहले कि वह गिर जाती, वह भाग कर निकल आई थी। दोनों हथेलियों में अपना सर गिराए वह इंतज़ार में थी कि कौन सी सांस आखिरी सांस होगी। तभी कोई करीब आकर जानदार आवाज़ में पुकारा था, अनाया खातून होंगी घर पर? उसने सर उठाकर देखा और ऐसा देखा कि बस सामने वाले पर जैसे कोई जादू फूंक दिया हो। ऐसा चेहरा, ऐसी आंखें, ऐसी नज़र। वह पत्थर था जो भुरभुरी रेत बनकर ढह गया। वे चेहरा आज से पहले दुनिया में कहीं न देखा था। न ये आंखें, न आंखों में उदासी, लेकिन तलाश इसी की थी। वह उसके बावजूद का कोई खोया हिस्सा थी, जिसे पाकर ही उसकी रूह मुकम्मल होती। वह उसके सामने नहीं थी, जा चुकी थी। बस वह रह गया था हैरान, बेयकीन। यहाँ तक कि शाम का सूरज उसके सामने डूबकर चारों तरफ अंधेरा फैला गया था। अब्बा उसी अंधेरे में उसके कांटों से सिसकी बनकर उभरा था। क्या हो गया आपको अब्बा? आपने यह सब मेरे लिए सोचा? मेरे लिए? कौन सा ख़ावर? कहाँ का ख़ावर? न कभी सोचा, न याद आया। वह तो यहाँ कहीं रह गया था, उस शाम की चौखट पर। अब्बा क्या समझते थे, क्या करती थी मैं तन्हाई में? उसके हाथों का खिलौना बनी थी। यह सब कैसे सोचा अब्बा ने? सोचा या उनके दिमाग में डाला गया? सर्दी महसूस होने लगी थी। उसने कंबल खींचकर अपने ऊपर डाल लिया। पूरा बदन कँपकपा रहा था। वह कंबल लपेटे पड़ी रही। सर्दी बढ़ती रही। बिस्तर से कांटे उगाए थे। फिर नींद किसे आती? रियान जहांगीर आपसे मिलने आए हैं, नौकरानी ने पर्दा हटाते हुए खबर दी। जलती आंखों से रोशनी भी भर गई। मैं किसी रियान जहांगीर को नहीं जानती। अनाया अनाया खातून के सगे भतीजे हैं। आपका तो नाम भी नहीं जानते, फिर भी कह रहे हैं आपसे मिलेंगे। कहते हैं कल लॉन में बैठी थी। कोई मेहमान है क्या? नाम भी मैंने उन्हें बताया, तानिया। तानिया ने बहुत ध्यान से सोचा। कल लॉन में जो सामने आया था, उसे और उससे पहली मुलाकात को मुझे नहीं मिलना कह दो उनसे। और नौकरानी ने बाहर जाकर कह भी दिया, वह नहीं आएंगी तो मैं चला जाऊंगा उनके कमरे में, लेकिन बिले बगैर नहीं जाऊंगा, बता दो उन्हें। अजीब धौंस भरा अंदाज था। हाँ, अनाया खातून का सगा भतीजा है, बोल सकता है इस तरह। कंबल में बाहर निकलते ही बदन में कपकपाहट आ गई थी। या अल्लाह, वह शॉल लपेटती बाहर निकली। क्या कहेगा मुझसे? मुश्किल से चलती हुई ड्राइंग रूम तक आई थी। वह उसे देखकर खड़ा हो गया था। धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें मसली, कदम ज़रा से डगमगाए थे। वह मैं एक्सक्यूज़ करने आया था। आई एम सॉरी। उस दिन मैं बहुत बदतमीज़ी से बोला। इनफैक्ट मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी।
आपने इतने टाइम से बेल दी तो हमेशा वह सारी गलतियाँ मेरे खाते में ही क्यों डाल दी जाती हैं जो मैं नहीं करती। वह कहना चाहती थी लेकिन कहा न गया। टांगें कमज़ोर पड़ गई थी। बड़े ज़ोर का चक्कर आया। आंखें बंद होने से एक लम्हा पहले उसने रियान जहांगीर को तेज़ी से अपनी ओर लपकते देखा। लाख चाहा उसने कि खुद को संभाल ले, लेकिन अंधेरा था कि बढ़ता ही चला गया। होश खोने से पहले उसने दो मजबूत हाथों का लम्स अपने कंधों पर शिद्दत से महसूस किया था। तुम मेरे मामले में हद से ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो। घरेलू मामले, यह इंसानी जान का मामला था जो घरेलू से ज़्यादा वर्ल्ड लेवल का बन गया था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की? डॉक्टर जैदी के फ़ोन पर दिया। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मुझे वहाँ से उठा लाए, घर भर को हिला कर रख दिया, और वह भी बिना वजह। नहीं, वजह तो थी फूफो। जान का मामला था। अनाया खातून जितना हाइपर हो रही थी वह उतना ही कूल था। तानिया ने होश और बेहोशी में दोनों की बातें सुनी और गहरी नींद में डूब गई। अनाया खातून ने बड़ी बेइज्जती की बेचारे रियान साहब की, पर हम क्या कर सकते थे। फूफो भतीजे का आपस का मामला था। वैसे एक बात बताऊं? नौकरानी ने उसे दवा खिलाने के बाद अब बाल सुलझा रही थी। अनाया खातून रियान साहब को ज़रा भी पसंद नहीं करती। दिल चाहे तो खड़े खड़े घर से निकाल देती हैं। यह तो बस रियान साहब का दिल अच्छा है जो ताल्लुक़ को जोड़े हुए हैं, हाल चाल लेते रहते हैं। ऐसा क्यों है सुल्ताना? वह पूछे बगैर न रह सकी। ज़्यादा तो मालूम नहीं, बस इतना पता है अनाया खातून और उनके भाई जहांगीर की मंगनी इस बट्टे सट्टे से हुई थी। जहांगीर साहब ने तो अपनी मंगेतर को अपना लिया, लेकिन अनाया खातून के मंगेतर ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर जी अनाया खातून ने बड़ा ज़ोर लगाया कि जहांगीर अपनी बीवी को तलाक देकर उनकी बेइज्जती का बदला ले, लेकिन जहांगीर को अपनी बीवी मनंजा से सच्ची मोहब्बत थी, सो उन्होंने बीवी का साथ लिया और बाहर मुल्क में जा बसे। वहीं रियान जहांगीर की पैदाइश हुई। बस जी, इसके बाद से दोनों बहन भाइयों में ताल्लुक़ कभी नहीं अच्छे हो सके। सच कहूँ तो अनाया खातून ही का उन्हें मुआफ़ी देने पर राज़ी नहीं, वरना वह बेचारे तो आज तक सर टकरा रहे हैं कि किसी तरह ये रंजिश उनके दिल से निकल जाए। पर ना तो अनाया खातून का दिल किसी ज़माने में होगा खून का लोथड़ा, पर अब तो पत्थर है पत्थर। वह चुपचाप सुने गई थी। रियान जहांगीर का उस घर में पहले भी आना जाना था, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह रोज़ अब आने लगा था। अनाया खातून अपने कामों में मगन रियान जहांगीर की रोज़ाना हाज़िरी से बेखबर थी। नौकर सब जानते थे, कान और आँख खुली थी, लेकिन ज़बानों पर ताले लगे हुए थे। और बताते भी तो क्या, वह यूं ही तो आता था सरसरी सा अनाया खातून का पूछता, यह पूछते पूछते कि वह उस वक्त घर पर नहीं होती। वह पूछता था लेकिन निगाहें खोजती थी, कभी वह दिखाई दे जाती, कभी नामुराद लौट जाता। ये आप हर वक्त खोई खोई उदास और गमगीन सी क्यों रहती हैं? वह बहुत दिनों बाद वॉक के लिए निकली जब रियान जहांगीर लंबे लंबे डिग भरता उसके करीब आ गया था और अब उसके कदम से कदम मिलाकर चलता। कम देखता ज़्यादा था। कोई वजह भी तो हो। दूसरी तरफ खामोशी थी। मेरा मतलब है कभी कभी खुश हो लेने में आखिर नुकसान ही क्या है? बंदे को हंसता मुस्कुराता नज़र आना चाहिए। कोई वजह भी तो हो। वह बहुत धीमे लहजे में बोली। अरे खुश होने मुस्कुराने के लिए किसी वजह की ज़रूरत है? रियान जहांगीर ने हैरानी दिखाई। अरे हम हाथ पाँव नाक कान आँखें वाले सेहतमंद इंसान हैं। मेरे ख़्याल में तो खुश रहने के लिए यही वजह काफ़ी है। वह अब उल्टे कदमों उसके सामने चलने लगा था। यही क्या कम है, जिसे चाहते हैं देख लेते हैं, जिधर जी चाहता है चल देते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, और 4 दिन की ज़िंदगी मेरी समझ में नहीं आता लोग ज़रा ज़रा सी बात को लेकर गुस्सा क्यों हो जाते हैं आखिर। वह अपना फ़लसफ़ा बोल रहा था इस तेज़ी से कि उसे ब्रेक देने के लिए तानिया को अपने कदम रोकने पड़े थे। क्या हुआ? मेरी बातें पसंद नहीं आई? नहीं, मुझे घर से निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी है। वह वापसी के लिए जा पलटी। ऐसे कैसे जा सकती हैं? आइए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। उसने एकदम उसका हाथ थामा था और उसने यूँ छुड़ाया जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। ओह आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ। और वह अपनी पीली रंगत समेत यूँ वहाँ से भागी थी कि रियान जहांगीर के अल्फाज उसके मुँह में ही रह गए थे। वह तेज़ कदमों से चलती रही, जानती थी किसी की नज़रों में है, और वही हुआ था। गेट के अंदर जाते हुए पल भर के लिए पलट कर देखा, वह वहीं खड़ा था जहाँ तानिया उसे छोड़कर आई थी, डूबते सूरज की लाली में खड़ा एक बुत की तरह। नहीं, अब कोई गलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह एक और शाम थी जो उसके दिमाग पर छाने को तैयार खड़ी थी।
वह शख्स एक और शाम उसके पल्लू से बंध रहा था। वह डरी हुई थी, दिल में कई इरादे कर लिए, न आवाज़ सुनूंगी और न चेहरा देखूंगी, बात तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस अपने हाथ क्यों पकड़ा मेरा? वह दिल ही दिल में लड़ती झगड़ती रही। तुम्हारे पास कोई ढंग का जोड़ा है? ढंग का जोड़ा? उसने नाश्ता छोड़कर सवालिया नज़रों से अनाया खातून को देखा। पता नहीं ढंग के जोड़े से उनकी क्या मुराद थी। कहा होगा तुम्हारे पास। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। बात का कोई सिरा उसके हाथ न लगा। उन्होंने खुद से बात शुरू की, खुद ही लपेट दी शाम को, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ड्रेस उसके सामने रख दिया। मनंजा और जहांगीर आ गए दुबई से और आते ही महफिल भी जमा ली है। तुम्हारे अब्बा जानते हैं, ज़िद कर रहे थे कि तुम्हें भी साथ लेकर जाऊं। हालांकि मैं तो खुद भी जाना नहीं चाह रही थी। पता नहीं इन मियाँ बीवी के पास इतना फालतू वक्त कहाँ से आ जाता है। पूरे ख़ानदान को बुला रखा है। अब मैं ना जाऊं तो बातें करने के लिए एक नया टॉपिक आ जाएगा सबके हाथ में। रात को चलेंगे, तैयार रहना। और उसकी क्या मजाल तैयार ना हो रहती। नहा धोकर लिबास बदला और बाल संवार लिए। मैरी आए तो कहना पहले उसे कुछ वक्त दे दे, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। थोड़ी शान से उन्होंने अपनी ब्यूटिशियन का नाम लिया था और मैरी ने जो 15 मिनट उस पर लगाए थे वह अनाया खातून पर लगाए गए 45 मिनट पर हावी हो गए थे। वह कुछ लम्हे आंखें खोले उसे देखती रह गई थी। कुछ लोग अपनी खूबसूरती को खुद भी नहीं जानते। मैरी का ख्याल था अनाया खातून उसके काम की तारीफ़ें करेंगी। यह क्या बना दिया तुमने इसे? मेरे ख़्याल में तो तुम्हें नए सिरे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन्होंने कड़ी नज़रों से मैरी को देखा और आगे बढ़ गई। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? वह रुआंसी हो गई। वहाँ इतने सारे लोग होंगे। मैरी ने खामोशी से उसका हाथ दबाकर इशारा किया। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैरी ने उसका रुख बदल कर कॉरिडोर में लगे आईने के सामने कर दिया था। यह दुनिया कैसी थी? अनोखी, अनजान, रोशन, खुशबू से बसी, खुशियों से सजी। क्या उनमें से किसी ने बेएतबारी, बेज़बानी और ठोकरों को दुख नहीं सहा? वह जैसे हैरान खड़ी थी। अनाया खातून उसे भुलाकर किसी स्टैचू की तरह टांग पर चढ़ाए बैठी थी। वह उनसे कुछ कदम की दूरी पर खड़ी उंगलियां चटखाती रही। जब मनंजा उस तक आ पहुंची, दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर बहुत मोहब्बत से देखा था उन्होंने। बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बहुत अच्छी औरत थी वह। जब भी मिलती थी खुश कर देती थी। भरी महफिल में यह कोई वक्त नहीं था पुरसा देने का। इसका एहसास उन्हें शिद्दत से तब हुआ जब तानिया की आंखें तेज़ी से भीगने लगीं। ओह, आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। बस तुम्हें देखा तो फ़ौरन ही कह डाला, आओ मेरे साथ अंदर आओ। वह उसे बाजुओं से घेरे अंदर किसी कमरे में ले गई। आंसू पोंछे, पानी पिलाया। तुम्हारी आंखों का रंग बहुत यूनिक है। नीले कांच सी आंखें थीं। आंसू बह जाने के बाद और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। वह कहे बगैर न रह सकी। तब किसी ने उन्हें पुकार लिया। वह तन्हा बैठी खुद से लड़ती झगड़ती रही। उन आंसुओं को कोसती रही जो अम्मा के ज़िक्र पर वक्त, जगह या कुछ का ख्याल नहीं करते। और ग्लास वॉल से बाहर खड़ा रेयान जहांगीर उसकी एक एक अदा को देखता रहा, यहाँ तक कि वह खुद को समझा बुझाकर उस लंबे चौड़े ड्राइंग रूम में फैली सजावट को देखने लगी थी। तब वह उसके करीब चला आया था। आपका घर बहुत खूबसूरत है। उसे देखते ही वह फ़ौरन बोली। यह बचाव था। वह ख़ुद को किसी भी सवाल से बचाना चाहती थी। ड्राइंग रूम में उसकी मौजूदगी का सवाल या भीगी आंखों पर सवाल, वह कुछ भी पूछ सकता था। वह कुछ भी बता ना पाती। और सामने रेयान जहांगीर था जो कहता था, मोहब्बत दूसरे के दिल में उतर जाने का नाम है, और दिल में तो वह उतर ही चुका था। आओ तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। वह उसे बहलाना चाहता था। इस बार रेयान जहांगीर ने उसका हाथ नहीं थामा था। इस कदर एम्ब्रेसमेंट हो रही थी जैसे कि बता नहीं सकती। और तुम इस कदर बेवकूफ़ हो कि सारा वक्त उस बेकार लड़के के साथ उसके घर में घूमती रहीं। सब लोग तुम्हें देख रहे थे। कुछ लोग किस कदर जालिम होते हैं, बड़े आराम से होठों पर से मुस्कुराहट नोच लेते हैं। अनाया खातून, आज के दिन यह ज़ख्म न लगाती तो मेरी सज़ा कैसे पूरी होती। इतने दिनों में यह तो हुआ था कि दुख और तकलीफ़ को सहने का सलीका आने लगा था। उस दिन दिल पर ज़ख्म लगता था और आंसू बाहर नहीं आने देती, अंदर उतार लेती थी। बड़े से आईने के सामने खड़ी होकर उसने महीन दुपट्टे को उतार कर एहतियात से रखा। फिर कानों से टॉप्स उतार कर संभालने लगी। पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़े। वह सब चीज़ों का इस्तेमाल में एहतियात करती थी।
तो आज सब लोग मुझे देखते रहे। क्यों? वह आईने में अपने आप को देखती रही बहुत देर तक। मैरी ठीक कह रही थी, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, और वह भी। उसकी आंखों में जुगनू में उतर आए। कंबल समेटकर तकिए पर सर रखकर उसने खासी फुर्सत से सोचा। ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा था उसके साथ। कुछ पल थे जिन्हें मुट्ठी में छुपा कर ले आई थी, और अब वह यूं दमक रहे थे जैसे अंधेरी रात में सितारे टिमटिमाते हैं। तुम बहुत अच्छी हो तानिया, रेयान जहांगीर के ख़ास लहजे में कहा गया आम सा जुमला उसे नींद में भी याद आ जाता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।